इंडिया वॉइस, आपकी सोच, आपकी आवाज। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका और आप देख रहे हैं इंडिया वॉइस। मैं हूं आपके साथ आनंद विजय सिंह। उत्तर प्रदेश की खबरों का यह बुलेटिन उत्तर प्रदेश लाइव। यूपी के लखनऊ में मुख्य निर्वाचन अधिकारी नवदीप ने आज एसआईआर के बाद फाइनल वोटर लिस्ट जारी किया है। जारी की गई अंतिम सूची के अनुसार प्रदेश में 13,39,84,792 मतदाता हैं। मुख्य निर्वाचन अधिकारी के मुताबिक अंतिम सूची में प्रदेश में 84 लाख मतदाताओं की संख्या बढ़ी है, जिसमें 54% से अधिक पुरुष और 45% से ज्यादा महिला मतदाता हैं। प्रदेश के मुख्य निर्वाचन अधिकारी नवदीप रिणवा ने अंतिम मतदाता सूची के बारे में जानकारी देते हुए कहा कि जिन लोगों के नाम छूट गए हैं वो वोटर फॉर्म 6 भरकर सूची में शामिल हो सकते हैं। हम आपको बता दें कि 4 नवंबर 2025 में यूपी में एसआईआर शुरू हुआ था। उसके बाद 6 जनवरी को पहली ड्राफ्ट लिस्ट आई थी। 3 करोड़ से ज्यादा वोटरों को नोटिस जारी हुआ और एसआईआर का काम 166 दिन चला। उसके बाद 6 जनवरी की ड्राफ्ट लिस्ट में 12 करोड़ 56 लाख से ज्यादा वोटर थे। अब फाइनल लिस्ट जारी होने के बाद यूपी में कुल वोटरों की संख्या 13 करोड़ 39,84,792 वोटर हैं। अधिक वृद्धि हुई है 55 साहिबाबाद में 82,898। दूसरे नंबर पर है 366 जौनपुर 56,118। तीसरे नंबर पे है 171 लखनऊ पश्चिम 54,822। चौथे नंबर पे है 53 लोनी 53,679। पांचवें नंबर पे है फिरोजाबाद 97 फिरोजाबाद 97 फिरोजाबाद 47,757 मतदाताओं में की वृद्धि हुई है। अगर हम नोटिस की बात करें तो नो मैपिंग मिलान ना करने वाले मतदाताओं की संख्या थी 1 करोड़ 4 लाख। मिलान में तार्किक विसंगतियां वाले मतदाताओं की संख्या थी 2 करोड़ 22 लाख, यानी लॉजिकल डिस्क्रिपेंसीज वाले वोटर्स की संख्या 2 करोड़ 22 लाख। पहला नोटिस 14 जनवरी 2026 को जारी किया गया। सुनवाई की प्रथम तिथि 21 जनवरी 2026 थी और 100% नोटिस जनरेट करके उनका वितरण कर दिया गया और 27 मार्च 2026 तक सबकी सुनवाई पूर्ण कर ली गई। और इस सुनवाई को 403 निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारियों और 12,758 सहायक निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारियों द्वारा पूर्ण किया गया। नोटिस सुनवाई केंद्रों की संख्या थी 5,621। समस्त जिला निर्वाचन अधिकारियों, निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारियों और सहायक निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारियों को निर्देशित किया गया था कि सुनवाई हेतु आने वाले मतदाताओं को अथवा उनके द्वारा नामित प्रतिनिधियों को यथासंभव सहायता प्रदान की जाए, जिससे किसी प्रकार की असुविधा उनको ना हो और सुनवाई स्थल पर मतदाताओं को कम से कम समय व्यतीत करना पड़े। मतदाताओं की सुविधा हेतु ईआरओ, एआरओ द्वारा मतदान केंद्रों पर भी जाकर सुनवाई की गई। इससे मतदाताओं को भी न्यूनतम दूरी तय करनी पड़ी तथा मतदाता सुनवाई हेतु उपस्थित आसानी से हो सके। बूथ लेवल अधिकारियों द्वारा भी मतदाताओं को दस्तावेज जमा करने में सहयोग किया गया। तार्किक विसंगति हेतु समस्त जिला निर्वाचन अधिकारियों, निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारियों को निर्देशित किया गया कि बीएलओ नोटिस को मतदाता अथवा उसके संबंधी को देकर पावती फोटो अपलोड करेगा और संबंध का अभिलेख विगत विशेष प्रकार पुनरीक्षकांश अपनी घोषणा बीएलओ ऐप पर ही अपलोड कर देगा। लखनऊ स्थित अटल बिहारी वाजपेयी चिकित्सा विश्वविद्यालय में नेशनल इंटरवेंशनल काउंसिल 2026 का शुभारंभ हुआ, जिसका आयोजन कार्डियोलॉजी सोसाइटी ऑफ इंडिया ने किया। इस कार्यक्रम का उद्घाटन उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने किया। इस मौके पर सीएम ने कहा कि पहले भारतीय जीवन शैली में समय पर सोना, जागना और संतुलित आहार शामिल था, लेकिन बदलती लाइफस्टाइल ने स्वास्थ्य चुनौतियां बढ़ा दी हैं। प्रधानमंत्री जी ने अपने ट्रेडिशनल मेडिसिन को आगे बढ़ाने के साथ ही योग को 21 जून की तिथि को विश्व योग दिवस के रूप में भी तेजी के साथ उसका फैलाव किया। दुनिया उसको अंगीकार कर रही है। अब भारत के अंदर भी अलग अलग स्थानों पर हम देखते हैं तेजी के साथ इसको लोग आगे बढ़ा चुके हैं। अगर आप भी लोगों को बोलें कि भाई समय पे जगने की आदत डालो, देर रात्रि तक स्मार्टफोन का उपयोग करना बंद करो,
अगर आप भी उन लोगों को बोलेंगे, आपके स्तर पर भी इस प्रकार के हैंडबिल प्रकाशित हों, समय समय पर इंटरव्यू हो और इन बातों को लेकर के आप ज्यादा प्रचार प्रसार कर सकेंगे तो वो ज्यादा प्रभावी होगा। गवर्नमेंट अपने स्तर पर करती है और हम लोग दोनों पक्षों को लेकर के चलते हैं, अवेयरनेस के पक्ष को लेकर के भी, लेकिन साथ साथ इसके उपचार के पक्ष को लेकर के भी। दूसरा, उपचार हो तो कैसे हम सस्ता और सहज कर सकते हैं, एक गरीब से गरीब व्यक्ति भी अपना उपचार करा सके। यद्यपि अभी तक ईश्वर की कृपा यह है कि गरीब को हार्ट की बीमारी कमी होती है, क्योंकि उसकी मेहनत और उसका परिश्रम उसको करता है। दूसरा यह है कि अगर किसी को हो ही गया तो उसके लिए आयुष्मान भारत की सुविधा आज के दिन पे है, जो अपना बाईपास सर्जरी भी करा सकता है, एंजियोग्राफी भी करा सकता है, एंजियोप्लास्टी भी करा सकता है। उसमें उसके सामने उतनी चैलेंजेस अब उतनी नहीं रही, लेकिन कार्य क्षमता पे असर तो पड़ता ही है। कैसे हम इसके लिए लोगों को तैयार कर सकें। दूसरा, जब पेशेंट की स्क्रीनिंग होगी और क्वालिटी आएगी तो आप क्वालिटी दे भी पाएंगे, उसको देने में आपके लिए और सरल हो सकता है। मैं आज के इस अवसर पर आप सबसे इस बारे में अवश्य कहूंगा कि आप सभी देश भर से और दुनिया से भी तमाम हमारे प्रतिष्ठित इस फील्ड के विशेषज्ञगण यहां पर उपस्थित हुए हैं। लखनऊ में शनिवार को सीएम योगी आदित्यनाथ बांग्लादेश से विस्थापित 331 हिंदू परिवारों को भूमिधारी अधिकार पत्र सौंपेंगे। हम आपको बता दें कि आजादी के बाद से भारत आए इन परिवारों को अब तक जमीन का मालिकाना हक नहीं मिला था और इसके साथ ही लखीमपुर खीरी जिले के धौरहरा और मोहम्मदी क्षेत्रों में 417 करोड़ रुपए की 213 परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया जाएगा। चंदन चौकी पलिया में थारू जनजाति के 4,556 परिवारों को भी भौमिक अधिकार पत्र दिए जाएंगे। वहीं पलिया, श्रीनगर, निघासन और गोला क्षेत्रों में 817 करोड़ रुपए की 314 परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास भी किया जाएगा। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने बीजेपी पर तंज कसते हुए कहा कि शंकराचार्य को हर जगह अपमानित किया जा रहा है और इसके लिए बीजेपी जिम्मेदार है, क्योंकि सरकारें बीजेपी की हैं और इसलिए उनकी सुरक्षा देना भी उनकी ही जिम्मेदारी है। से मारने की धमकी मिली है शंकराचार्य जी को, ऑडियो वायरल है। हमारे पूजनीय शंकराचार्य को हर जगह अपमानित करना है बीजेपी के लोग, सरकारें बीजेपी की, इसलिए सुरक्षा देने की जिम्मेदारी भी बीजेपी की। हुमायूं जी का कल से पश्चिम बंगाल में ऑडियो वायरल हो रहा है, एआईएम के ने उससे भी वो गठबंधन तोड़ लिया सर। हुमायूं का भी, उसमें मैं अभी ज्यादा नहीं कहूंगा, लेकिन कुछ जानकारी हमें भी मिली है और उन दलों का तालमेल भारतीय जनता पार्टी से बहुत गहरा रहा है। जी, महिला आरक्षण बिल लेकर के समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने बीजेपी पर निशाना साधते हुए कहा कि जहां पीड़ा है वहां पीडीए है, जहां बीजेपी है वहां पीड़ा है और जहां पीड़ा होगी वहां पीडीए होगा। इसलिए पीडीए के पौधे यहां लगाने के लिए वो आए हैं। इस बयान में पीडीए से आशय जो है, हम आपको बता दें कि सामाजिक समीकरणों में जो पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक का एक समीकरण उन्होंने बनाया है, ये जिक्र अखिलेश यादव उसी की कर रहे थे। इतने बड़े सवाल आप मुझसे पूछ रहे हो, इतने महत्वपूर्ण बातें आप मुझसे करना चाहते हो। मैं तो एक बहुत सामान्य कार्यक्रम के लिए यहाँ आया हूँ। जयपुर, और जयपुर की अपनी पहचान है। जयपुर जहाँ पिंक सिटी के, जो आपने कहा गुलाबी शहर, अगर हम लाल रंग को और सफेद रंग को मिलाएं तो गुलाबी बनता है। हेरिटेज को लेकर के, हार्मोनियस हेरिटेज को लेकर के एक कार्यक्रम करने आया हूं और यहाँ के वातावरण में साजी विरासत घुली हुई है और जहाँ पीड़ा है वहाँ पीडीए है।
जहाँ बीजेपी है वहाँ पीड़ा है, और जहाँ पीड़ा होगी वहाँ पीडीए है। तो पीडीए की पौध भी लगाने आया हूँ। ये जो बड़े सवाल आपने पूछे हैं कि बीजेपी अपना घोषणा पत्र लेकर के आई, बीजेपी में एक बात बहुत अच्छी है उनके नेताओं में, वो कभी पीछे मुड़ के नहीं देखते। वो जो बात कह देते हैं एक बार को, वो पूरी हुई है कि नहीं हुई है उस तरफ नहीं देखते। कभी उन्होंने कहा था कि किसान की आय दोगुनी होगी, और मुझे नहीं पता है कि जयपुर में ये बातें रखी होंगी बीजेपी ने कि नहीं, लेकिन आय दोगुनी की बात की थी। लेकिन महंगाई का अगर हिसाब किताब लगाए तो किसान की आय कितनी बड़ी होगी। दूसरा, क्योंकि राजस्थान टूरिज्म में बहुत आगे है। आपके बगल के शहर में आगरा में बीजेपी के लोग कह के गए थे कि $1 ट्रिलियन की इकोनॉमी टूरिज्म की बना देंगे। अगर आगरा की $1 ट्रिलियन की इकोनॉमी बन सकती है तो जयपुर की तो और ऊपर बन सकती है। लगता तो ये है इन दिनों कि जो डबल इंजन के लोग हैं आगे पीछे नहीं चल रहे हैं, रफ्तार एक दूसरे की नहीं बढ़ा रहे हैं, इनमें कहीं टकराव है, एक ही पटरी पे आमने सामने लड़ रहे हैं। और यहां पर एक ब्रेक के लिए रुकते हैं। ब्रेक के बाद भी खबरों का सफर जारी रहेगा। जुड़े रहिए इंडिया वॉइस के साथ। ब्रेक के बाद आपका एक बार फिर से स्वागत है। खबरों का सिलसिला आगे बढ़ाते हैं। उत्तर प्रदेश के परिवहन मंत्री दया शंकर सिंह ने मंगल पांडे को भारत रत्न के योग्य बताया है। गृह मंत्री अमित शाह द्वारा बीजेपी का बंगाल का घोषणा पत्र जारी करने, नीतीश कुमार के राज्यसभा के सदस्य के रूप में शपथ लेने और उत्तर प्रदेश में एसआईआर की अंतिम मतदाता सूची जो जारी हुई है उस पर परिवहन मंत्री दया शंकर सिंह ने अपनी राय रखी है। सुनिए। मंगल पांडे जी की 8 अप्रैल को उनकी शहादत दिवस मनाया जाता है। इस बार 169वीं शहादत दिवस थी और हम लोगों ने माननीय प्रधानमंत्री जी से प्रार्थना किया है कि भारत के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के महानायक 1857 के, जिन्होंने इस देश को आज़ादी के लिए अपने आप को निछावर कर दिया और उनसे प्रेरणा लेकर के लाखों लोगों ने इस देश की आज़ादी दिलाने के लिए अपने आप को बलिदान कर दिया। ऐसे महान क्रांतिकारी अमर शहीद मंगल पांडे जी को भारत रत्न मिलना चाहिए। ये हम लोगों ने माननीय प्रधानमंत्री जी को रिक्वेस्ट किया है। अभी इसके बारे में जानकारी नहीं है। नीतीश जी की इच्छा थी कि वो क्लब मेंबर बने, चारों सदनों के सदस्य बने, तो ये इच्छा उनकी पूरी हो गई। लंबे समय तक बिहार की प्रशासनिक सुधार करने का काम किया। आज बिहार भी विकास के उसमें सबसे आगे चल रहा है। आज बिहार में जो कानून व्यवस्था, बिहार का जो विकास दिख रहा है, उसमें माननीय नीतीश कुमार जी का विशेष योगदान है। और मथुरा के वृंदावन में श्रृंगार घाट के पास एक हादसा हुआ है। स्टीमर पलटने से कई श्रद्धालु लापता हो गए। स्टीमर पर करीब 33 श्रद्धालु सवार थे, जिनमें 10 लोगों की डूबने से मौत हो गई है। हालांकि 15 लोगों को सुरक्षित बचा लिया गया है। 8 लोग अभी भी लापता हैं। मौके पर पुलिस और गोताखोरों की टीम रेस्क्यू ऑपरेशन में जुटी हुई है। ये सभी श्रद्धालु पंजाब के लुधियाना से बांके बिहारी के दर्शन करने के लिए आए थे। हम आपको बता दें कि रेस्क्यू टीम ने अभी तक यमुना नदी से 25 लोगों को बाहर निकाला है। इनमें से 15 की हालत ठीक बताई जा रही है। 10 लोगों की मौत हुई है। जो 15 लोग बचाए गए हैं उनको अस्पताल में ले जाया गया है, जहां पर उनका इलाज हो रहा है। वहीं जो 8 लोगों की अभी तक जानकारी नहीं मिल रही है, उनकी तलाश की जा रही है। और इस हादसे का सीएम योगी आदित्यनाथ ने भी संज्ञान लिया है और मृतकों के परिजनों के प्रति अपनी शोक संवेदना व्यक्त की है। साथ ही राहत और बचाव कार्य में तेजी लाने का निर्देश भी दिया है। कुशीनगर के रामकोला क्षेत्र मोरवन गांव में एसिड अटैक में एक युवती की मौत हो गई, जबकि उसकी मां की हालत गंभीर बताई जा रही है। हमलावर रात में छत के रास्ते घर में घुसे और सो रही मां बेटी पर एसिड फेंक दिया। एसिड डालने के बाद वे कमरे का दरवाजा बाहर से बंद कर फरार हो गए। मां बेटी के चिल्लाने की आवाज सुनकर परिजन भाग गए। जब वे कमरे में पहुंचे तो देखा कि दोनों की बुरी तरह
स्थिति खराब है, काफ़ी वो झुलस चुकी थी, उन्हें तुरंत अस्पताल पहुंचाया गया। दोनों की नाजुक हालत देखते हुए गोरखपुर मेडिकल कॉलेज रेफर किया गया है। युवती की मौत हो गई है और मां की हालत नाजुक बनी हुई है। मां बेटी पर एसिड अटैक क्यों हुआ, इसका अभी तक पता नहीं चल पाया। हालांकि पुलिस इस पूरे मामले की तहकीकात कर रही है, जानकारी जुटा रही है। एसिड अटैक से युवती की मौत हो गई है और मां की हालत बहुत खराब है। हम आपको बता दें कि मां बेटी पर एसिड अटैक हुआ था। गंभीर रूप से झुलसने के बाद इन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया। गोरखपुर मेडिकल कॉलेज रेफर किया गया। डीआईजी गोरखपुर शिव सिंपी चनप्पा भी वहां पर मौजूद हैं। हमारे संवाददाता अनुराग तिवारी इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अनुराग, जरा बताइए कि क्या अभी स्थिति है, पुलिस की जांच कहां तक पहुंची है, क्या जानकारी आपको मिल रही है? घटना जो है आज कुशीनगर के रामकुला थाना क्षेत्र के मोरवन गांव से सामने आई है, जहां पर मां बेटी अपने घर पर छत में सो रहे थे, जिस दौरान उन पर सुबह के वक्त एसिड अटैक होता है और कमरा बाहर से बंद होता है। शोरगुल की आवाज आती है, जिसके बाद परिजन और आसपास के लोग जो है वो छत पर पहुंचते हैं और किसी तरीके से मां बेटी को कमरे से बाहर निकालते हैं, जिसके बाद वो एसिड अटैक से पूरी तरीके से झुलस जाती हैं और नजदीकी अस्पताल में भर्ती कराया जाता है। यहाँ से उन्हें जिला अस्पताल के लिए रेफर किया जाता है और उसके बाद गोरखपुर मेडिकल कॉलेज में जो है इनका इलाज चलता है और इलाज के दौरान बुरी तरीके से एसिड अटैक से झुलस चुकी काजल की मौत हो जाती है। फिलहाल इस पूरे मामले को लेकर अब पुलिस एक एक पहलुओं पर लगातार जांच कर रही है। एसपी कुशीनगर खुद केशव कुमार घटनास्थल पर पहुंचे थे, गोरखपुर डीआईजी एस चनप्पा पहुंचे हुए थे और ये घटना क्यों हुई, इस घटना के पीछे की जो वजह है वो क्या रही, वो तलाशने की कोशिश अभी भी पुलिस लगातार कर रही है। फिलहाल भाई ने एक तहरीर दिया है और उस तहरीर में जो है कुछ लोगों को बताया है कि वो उसकी बहन से बात करते थे। कुछ दिन बाद शादी की जो बात है उसकी बहन की वो चल रही थी और उसने शक जाहिर किया है कि शायद इन लोगों के द्वारा इस तरीके की घटना घटित की जा सकती है और पुलिस एक को हिरासत में लेकर लगातार पूछताछ भी इस पूरे मामले पर कर रही है और ये जानने की कोशिश कर रही है कि आखिरकार इस एसिड अटैक की घटना को किसने अंजाम दिया। एसिड अटैक और इस घटना को अंजाम दिया गया है। पुलिस इस पूरे मामले की तहकीकात कर रही है। अनुराग, आपसे जरा ये भी जानना चाहेंगे, अभी आपने कहा कि लड़की के भाई ने तहरीर में कुछ लोगों के नाम भी बताए हैं, लिखे हैं, पुलिस को बताया है। जिन लोगों के नाम उसमें लिखे गए हैं वो लोग वहीं के रहने वाले हैं, उन तक क्या पुलिस पहुंची है? निश्चित तौर पर इस पूरे मामले के सामने आने के बाद से भाई की तहरीर पुलिस को मिलती है और पुलिस हरकत में आती है और ये उसी गांव से जुड़े हुए लोग बताए जा रहे हैं और पुलिस ने अब इस मामले में जो एक्शन है वो शुरू कर दिया है। एक युवक को जो है इस पूरे मामले में हिरासत में लिया है, लगातार पूछताछ कर रही है और जानने की कोशिश कर रही है। लेकिन कहीं ना कहीं इस तरीके से एसिड अटैक की कुशीनगर में जो घटना हुई है उसने प्रशासन पर सवालिया निशान खड़े कर दिए हैं। सुरक्षा को लेकर के भी अब सवाल कहीं ना कहीं खड़े हो रहे हैं और जो आसपास के लोग हैं वो इस घटना के बाद से सहमे डरे हुए नजर आ रहे हैं। बहुत शुक्रिया अनुराग, आप नजर बनाकर रखिए और इस बारे में हम आपसे आगे भी अपडेट लेते रहेंगे। फिलहाल पूरी जानकारी के लिए आपका शुक्रिया। एसिड अटैक कुशीनगर में और उसके बाद अब पुलिस की कार्रवाई आगे चल रही है। पुलिस इस पूरे मामले की तहकीकात कर रही है। एक व्यक्ति को, एक आरोपी को हिरासत में लिया है, उससे पूछताछ पुलिस कर रही है और उसके आधार पर जो इसमें बाकी लोग शामिल हैं उन तक पहुंचने की कोशिश पुलिस की चल रही है। इस बीच युवती की मौत हो गई है और मां की हालत गंभीर है, जिसे गोरखपुर अस्पताल में भर्ती कराया गया है। इसी के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, लेकिन देश और दुनिया की तमाम अहम खबरों के लिए आप देखते रहिए इंडिया वॉइस।